गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। 35वें वीडियो के साथ में क्लास 10 विषय विज्ञान। तो 34 वीडियो हमारी चल रही है, 34 वीडियो चल रही है। उसमें हमने आपको रक्त के प्रकार, पहले तो रक्त के कार्य बारे में बताया था, रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। 33 वीडियो के अंदर बिंबाणु के बारे में बताया था, प्लेट के बारे में, फिर रक्त के कार्य, फिर 34वें वीडियो में हमने आपको रक्त के प्रकारों के बारे में उल्लेख कराया था। तो रक्त के प्रकार एंटीजन के आधार पर, अर्थात ए और बी एंटीजन के आधार पर रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इस प्रकार रक्त में एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे RH एंटीजन कहते हैं, और RH एंटीजन के आधार पर रक्त 2 प्रकार का होता है, RH धनात्मक, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इसके बाद में ध्यान देना, परिसंचरण तंत्र का जो फर्स्ट भाग होता है रक्त वो पूरा होगा। इसके बाद में आते हैं रक्त वाहिनियाँ। अब आते हैं आपके रक्त वाहिनियाँ। तो रक्त वाहिनियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो देखिएगा, रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनियाँ, इन्हें हम रुधिर वाहिकाएँ भी कहते हैं, रुधिर वाहिकाएँ। ध्यान देना बेटा, ब्लड वेसल्स, क्या बोलेंगे इसके इंग्लिश में? ब्लड वेसल्स, BLOODVESSELS, ब्लड वेसल्स भी कहते हैं इंग्लिश में इनको। तो क्या होती हैं ये रक्त वाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ? तो देना, शरीर में रक्त का प्रवाह या रक्त प्रवाह जिन नलिकाकार संरचनाओं के द्वारा होता है या जिन नलिकाकार संरचनाओं में होता है उसे रक्त वाहिनियाँ या उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में, ध्यान देना, जो हमारे शरीर में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनमें ब्लड का प्रवाह या रक्त का प्रवाह या रुधिर का प्रवाह बंद नलिकाओं के माध्यम से होता है, और जिन नलिकाओं के माध्यम से प्रवाह होता है उन्हें क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिकाएँ या रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी? ध्यान देना, देखिएगा, परिभाषा के रूप में यदि इसको देखा जाए तो कैसे होगा कि शरीर में रक्त का प्रवाह, ध्यान देना, शरीर में रक्त का प्रवाह जिन नलिकाकार संरचनाओं में होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ या रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं, या रुधिर वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स कहते हैं। अर्थात क्या है कि शरीर में रक्त का प्रवाह अर्थात रक्त का बहना या रक्त का फ्लो जिन नलिकाकार संरचनाओं में होता है, जिन नलिकाकार संरचनाओं में होता है उसे या उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे, रक्त वाहिनियाँ ऊतकों अंगों में पहुंचकर, कहाँ पहुँचती है ये? ऊतकों या अंगों में पहुंचकर केशिकाओं का घना जाल बनाती है या विस्तृत जाल बनाती है या विस्तृत समूह बनाती हैं। ध्यान देना, आगे देखो, ये रक्त वाहिनियाँ, ध्यान देना, ये रक्त वाहिनियाँ ऊतकों अंगों, ये रक्त वाहिनियाँ ऊतकों
एवं अंगों में पहुंचकर कहाँ पहुंचती है? ऊतकों अंगों में पहुंचकर केशिकाओं का, किनका? केशिकाओं, कैपिलरीज, केशिकाओं का घना या विस्तृत जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? विस्तृत जाल बनाती हैं, जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। बनाती हैं, कोमकर, जिनमें रक्त प्रवाहित होकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। जिनमें रक्त प्रवाहित होकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा कि शरीर में रक्त का प्रवाह नलिका का रचनाओं के द्वारा होता है, जिन्हें रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्तवाहिनी दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। ध्यान देना, ये रक्तवाहिनियाँ ऊतकों अंगों में पहुंचकर, मतलब शरीर के अंगों या ऊतकों में पहुंचकर केशिकाओं का घना जाल बनाती हैं, विस्तृत जाल बनाती हैं, जिनमें रक्त प्रवाहित होकर, इन केशिकाओं के जाल में रक्त प्रवाहित होकर कोशिकाओं तक पहुंचता है। अतः अब आती है रक्तवाहिनियों के प्रकार। परिभाषा हो गई इसकी। अब आता है देखो प्रकार, रक्त वाहिकाओं या वाहिनियों के प्रकार। ध्यान देना, मानव शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। ध्यान देना बेटा, प्रकार में देखें, मानव शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है। ध्यान देना, आपकी पुस्तक में दो प्रकार की हैं, वैसे तीन प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं, लेकिन आपके दो का वर्णन करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ध्यान देना, धमनी और शिरा कहते हैं। जिन्हें धमनी, आर्टरी, ARTERY, आर्टरी, तथा शिराएं, धमनी हम शिराएं, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी और शिराएं कहते हैं, जिन्हें धमनी और शिराएं कहते हैं। ध्यान देना बेटा, ये धमनी और शिराएं जो होती हैं, इसमें प्रश्न आता है आपको यहीं से ही कि धमनी और शिराओं में कोई 6 अंतर बताइए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके 10th लेवल का, धमनी और शिराओं में अंतर बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें से यही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है इस टॉपिक में से, धमनी और शिराओं में अंतर। तो ध्यान देना, एक कॉलम बनाएंगे हम, तो इधर करेंगे हम धमनी, ध्यान देना, आर्टरी, ARTERY, और इधर करेंगे हम शिराएं, वेन्स, VEINS, वेन्स। ध्यान देना, एक इनका अध्ययन कर लेंगे हम डायग्रामेटिक रूप से, मतलब ऐसे। उसमें पूछे जाते हैं इसी में से ही धमनी और शिराओं में अंतर। देखिएगा, या आप क्रम संख्या कर सकते हैं, जो भी है 1, 2। तो देखो, तो धमनियाँ क्या होती हैं? सबसे पहले तो परिभाषा देखें इनकी, धमनियों की। धमनियाँ क्या हैं?
ऐसी वाहिकाएँ या ऐसी रक्त वाहिकाएँ ध्यान देना जो रक्त को हृदय से अंगों में ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। ध्यान देना इसमें देखो, जैसे ये हृदय परिभाषा के तौर पर देखेंगे इसको, परिभाषा एक बार तो समझ लें। जैसे ये हृदय है और यहाँ है अंग, हृदय और अंग। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, हृदय से अंगों की ओर रक्त का प्रवाह और अंग से वापस कहाँ जाएगा ये, और ये तो हो गया। जस्ट ऐसे कर लीजिए आप, इसको ध्यान देना। ये हृदय, इसको समझ लें आप ऐसे बीच में करके, जैसे ये हृदय, ध्यान देना, और यहाँ मान लो आप अंग। तो हृदय से अंगों की ओर तो क्या ले जाएंगे रक्त को, धमनियाँ, देह में नी, और अंग से वापस हृदय की ओर कौन ले जाएंगी, सिराएँ, ध्यान देना। तो परिभाषा क्या होती है, ऐसी वाहिकाएँ जो हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाती हैं, मतलब दूर अंगों की ओर ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। और सिराएँ क्या होती हैं, ऐसी वाहिकाएँ जो, ध्यान देना क्या होती हैं कि परिभाषा ध्यान रखना, ऐसी वाहिकाएँ जो रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती हैं, अर्थात हृदय की ओर ले जाती हैं, सिराएँ कहलाती हैं। तो इसी आधार पर इनकी क्या बनती हैं, परिभाषाएँ बनती हैं। तो ध्यान देना, अब इसकी एक एक परिभाषा हम वर्णन कर लेते हैं ध्यान से। देखिएगा परिभाषा क्या है, ऐसी वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से अंगों में ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। इसकी परिभाषा देखें, उल्टी है इसकी, ऐसी वाहिकाएँ जो रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती हैं, सिराएँ कहलाती हैं। तो पहला अंतर आ जाएगा आपको, अंगों से रक्त को कहाँ ले जाती हैं, हृदय में ले जाती हैं। तो ऐसी वाहिकाएँ जो अंगों से रक्त को कहाँ ले जाती हैं, हृदय में ले जाती हैं, क्या कहलाती हैं, सिराएँ कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आगे। अब आता है आपको, ध्यान देना, दूसरा जो अंतर कि धमनियों में शुद्ध देखिए ऑक्सीजनित धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सिराओं में कैसा बहेगा, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगले को, सिराओं में अशुद्ध विऑक्सीजनित
या अनऑक्सीजनित, विऑक्सी जनित रक्त बहता है, मतलब CO2 युक्त रक्त बहता है। ध्यान देना। अब देखिएगा आप दूसरा अंतर देखो, तीसरा ध्यान देना बेटा, तीसरा अंतर देखो कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इनमें कपाट पाए जाते हैं, इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो गौर फरमाइएगा, ध्यान देना। यदि एक धमनी का हम डायग्राम बनाएं अनुप्रस्थ काट का, तो देखो ऐसे ये धमनी की दीवार या भित्ति इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है, ध्यान देना। तो इतनी मोटी इसमें स्पाइन की संरचना होती है, ध्यान देना। भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। ये जो सबसे आंतरिक स्तर होता है ऐसा होता है इसका, यहाँ तक, और ये खाली स्थान होता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये ऐसे होती है, मतलब गुहा। ये भित्ति होती है, मोटी होती है, मोटी एवं दृढ़, और ये होती है गुहा। गुहा कैसे होती है, सक्रिय, ध्यान देना। जबकि सिराओं की जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है, ऐसे। ये भित्ति होती है इसकी, इसकी भित्ति पतली होती है, ध्यान देना। ये गुहा चौड़ी होती है, भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ध्यान देना। तो इनमें यदि हम लंबा सेक्शन देखें ऐसे ही हों, इनमें कपाट पाए जाते हैं ऐसे, जो रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं। धमनियों की आंतरिक सिराओं की आंतरिक सतह पर कपाट पाए जाते हैं, इनमें कपाट नहीं पाए जाते, बिल्कुल स्मूथ होती हैं, बिल्कुल ध्यान रक्त का प्रवाह होता है इनमें। तो ध्यान से देखिएगा। अगला जो आपके अंतर आता है कि धमनियों की भित्ति या दीवार दृढ़ एवं मोटी होती है, ध्यान देना। चौथा जो है धमनियों की भित्ति दृढ़ एवं मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली, पतली एवं क्या होती है, पतली होती है, पतली होती है। भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। आगे देखिएगा, इनकी गुहा इनकी धमनियों की सक्रिय होती है, ध्यान देना। धमनियों की गुहा कैसी होती है, सक्रिय होती है। सिराओं की गुहा, इनकी गुहा चौड़ी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है, ध्यान देना। 5 अंतर देखो। छठा अंतर देखो, धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, जबकि सिराओं में रक्त का प्रवाह धीमा होता है।
तो देखिएगा धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज होता है या तीव्र होता है, जबकि सिराओं में रक्त का प्रवाह धीमा होता है, जबकि सिराओं में रक्त का प्रवाह धीमा होता है। तो ध्यान देना कि जो छेंतर हैं आपके, देखो ध्यान से, पहला है परिभाषा के रूप में कि धमनियाँ देखो ऐसी वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से अंगों में ले जाती है। कहाँ से ले जाती है? हृदय से अंगों में ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। सिराएं क्या होती हैं? ऐसी वाहिकाएं जो रक्त को अंगों से हृदय में ले जाती हैं, अर्थात अंगों से हृदय की ओर लाती हैं, सिराएं कहलाती हैं। दूसरा जो अंतर है इसमें, धमनियों में शुद्ध अर्थात ऑक्सीजनित रक्त बहता है या साफ रक्त बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त बहता है। ध्यान देना। तीसरा जो अंतर है इसमें, इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। ध्यान देना, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ध्यान देना। चौथा अंतर इसमें, धमनियों की भित्ति कठोर या दृढ़ एवं मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। आगे देखिएगा पांचवा, इनकी गुहा। किनकी गुहा? धमनियों की गुहा क्या होती है? सकड़ी होती है, जबकि सिराओं की गुहा चौड़ी होती है। इस प्रकार धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र गति से होता है, तेज होता है, जबकि सिराओं में रक्त का प्रवाह धीमा होता है। इसमें आगे और देखेंगे अंतर हम। क्या होता है? रक्त का प्रवाह धीमा होता है। तो आगे अंतर और देखिएगा। सातवां अंतर के रूप में कि धमनियों में जो रक्त का दाब होता है, धमनियों में रक्त का दाब होता है वो भी क्या होता है? अधिक होता है, जबकि सिराओं में रक्त का दाब क्या होता है? कम होता है। सिराओं में रक्त दाब कम होता है। तो कैसे होता है देखिएगा, कितना होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा इसमें देखो ध्यान से कि अगला जो सातवां अंतर है कि धमनियों में रक्तदाब अधिक। क्या कहेंगे? धमनियों में रक्तदाब अधिक। कितना होता है? 120/80 mgHg। कितना होता है? 120 mgHg होता है, जबकि सिराओं में रक्तदाब 10 से 20 mg/Hg होता है, मतलब कम होता है, कम होता है। ध्यान देना, कम होता है। अब देखो धमनियाँ कहाँ पाई जाती है? गहराई में। आठवां देखो, धमनियाँ गहराई में पाई जाती हैं। गहराई में पाई जाती हैं, मतलब शरीर की गहराई में पाई जाती हैं, जबकि सिराएँ कहाँ पाई जाती हैं? जबकि सिराएँ गहराई की बजाय
ऊपरी भाग, मतलब ऊपरी भाग यानी कि बजाय ऊपरी भाग या त्वचा पर पाई, त्वचा पर ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। ध्यान देना, धमनियाँ गहराई में पाई जाती हैं और कैसी होती हैं, रंग में ध्यान देना। नवा अंतर देखेगा कि धमनियाँ, इनमें रक्त का रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। इनमें रक्त का रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है, लाल होता है। लाल, इनमें रक्त का रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जबकि इनमें रक्त का रंग कैसा होता है, नीला या गहरा लाल होता है। जबकि इनमें रक्त का रंग नीला या गहरा लाल होता है। ध्यान देना, इनका मुख्य कार्य हृदय से दूर रक्त को ले जाती हैं और ये हृदय की ओर रक्त बहता है। तो ये एक 10वां आप पढ़ सकते हैं। करना चाहिए वैसे बता दिए पहले आपको कि इनमें हृदय में, इनमें हृदय से दूर, इनमें हृदय से दूर रक्त बहता है। इनमें हृदय से दूर रक्त बहता है, जबकि इनमें हृदय की ओर रक्त बहता है। हृदय की ओर रक्त बहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि धमनियों में रक्त का दाब अधिक होता है 120/80 mg/Hg, अर्थात रक्त दाब अधिक होता है धमनियों में, जबकि स्रावों में रक्त दाब कम होता है। स्राव में रक्त दाब कम होता है। धमनियाँ शरीर में गहराई में पाई जाती हैं और जबकि स्नाएँ गहराई की बजाय ऊपरी भाग में पाई जाती है, तो त्वचा के नीचे पाई जाती है, तो या त्वचा में पाई जाती है। 9 है, इनमें रक्त का रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। धमनियों में रक्त का रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जबकि इनमें रक्त का रंग नीला या गहरा लाल होता है। किस कारण, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। अब आता है इनमें हृदय से दूर रक्त का बहता है। धमनियों में रक्त हृदय से दूर बहता है, जबकि स्रावों में रक्त हृदय की ओर बहता है। या ये होता है, इस प्रकार ये धमनी और स्राव में अंतर हो जाते हैं। इसके बाद में आपको आता है एक हृदय की संरचना और दोहरा परिसंचरण। तो पहले हम दोहरा परिसंचरण के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे हम। धन्यवाद।